हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि जब तक आपका मैथ का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक मैं आपको रेगुलर एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें हम केवल मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके पीछे मैंने 4 वीडियो बना दिया है। यदि आपने उस 4 वीडियो को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखेगा, क्योंकि उसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया गया है। और वो वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। यदि आपको वो वीडियो का लिंक नहीं मिलता है तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मैसेज करके उस वीडियो का लिंक आप पा सकते हैं। और ये हमारा वीडियो नंबर 5 है, इसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए अब हम बिना देर किए क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहला नंबर हमारा सवाल कह रहा है कि चित्र में ये जो हमारे पास चित्र दिया गया है, ये हमें कह रहा है कि त्रिभुज जो हमारे पास ABC है, त्रिभुज AB और C है, और कह रहा है कि और त्रिभुज AMP दो समकोण त्रिभुज है। मतलब ये दोनों त्रिभुज जो है ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है कि जिसके कोण B, मतलब कोण जो हमारे पास B है और कोण M है, M समकोण है। मतलब ये जो हमारे पास है कोण हमारे पास B है और कोण जो हमारे पास M है, ये दोनों क्या है, समकोण है। मतलब 90 डिग्री यहाँ पर दे दिया है। 90 डिग्री ये भी है और 90 डिग्री ये भी है, दोनों हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो ABC है, त्रिभुज AB और C है, ये समरूप किसके है, त्रिभुज AMP के समरूप है। यही हमें सिद्ध करना है। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे इस त्रिभुज को? तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तो जो दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या दिया है, तो हमारे पास एक तो दिया है, इसमें यहाँ पर लिखेंगे पहले दिया है। क्या हमें दिया है, हमें तो दे दिया है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समकोण है। उसके बाद हमें क्या दिया है, कोण जो हमारे पास B है, कोण M दोनों ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण दो मतलब कोण जो हमारे पास B है और कोण M है, ये दोनों क्या है, समकोण है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि कोण जो हमारे पास B है बराबर किसके हो जाएगा, कोण M के, और ये दोनों कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, यह हमें क्वेश्चन में दिया है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कोण जो हमारे पास M है, कोण जो हमारे पास B है, कोण M समकोण है। मतलब ये दोनों कोण हमारे पास क्या है, समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। तो कोण हमने क्या कर दिया, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यही मैंने लिख दिया कि कोण जो हमारे पास B है कोण M के बराबर है, और ये कितने दोनों है, 90 डिग्री है। क्लियर है यहाँ तक? इतना हो गया। उसके बाद हमको क्या दे रहा है, उसके बाद हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। मतलब हमें इस ABC मतलब ये वाले त्रिभुज में ABC में हमारे पास थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो कोण जो हमारे पास A है और कोण जो हमारे पास ये त्रिभुज में AMP में दोनों त्रिभुज में हमारे पास ये A जो है ये दोनों में आ रहे हैं। तो दोनों में आ रहे हैं तो ये कोण क्या हो जाएंगे, ये कोण जो होंगे ये बराबर मतलब उभयनिष्ठ हो जाएंगे। मतलब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, पहला वाला त्रिभुज क्या है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बना रहा हूँ। ये हमारे पास A है, ये B है और ये C है, ये हमारे पास है। और दूसरा वाला त्रिभुज क्या है, इसी के जस्ट ऐसे दे दिया है और यहाँ पर ऐसे दे दिया है। और क्या हमारे पास P हो गया है, ये हमारे पास M हो गया है। तो यहाँ पर देखिएगा त्रिभुज A B और C में ये कोण एक आ रहा है। उसके बाद देखिएगा AMP में दोनों त्रिभुज में ये जो हमारे पास कोण आ रहे हैं, क्या है हमारे पास आ रहे हैं, दोनों में आ रहे हैं, दोनों में एक कोण आ रहा है। तो ये जब दोनों कोण में A आ जाता है, मतलब दोनों त्रिभुज में एक कोण आ जाता है, मतलब कोई भी एक जगह पर कुछ भी और दे दें, तो दोनों त्रिभुज में A हमारे पास आ रहे हैं, तो दोनों में मतलब A आ रहे हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे, मतलब उभयनिष्ठ होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कोण जो हमारे पास क्या है, कोण हमारे पास यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, त्रिभुज A और B और C में तथा त्रिभुज AMP में कोण जो हमारे पास क्या है, कोण हमारे पास A है, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है। जब हमारे पास उभयनिष्ठ है तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो ये तो एक कोण ये बराबर हो गया और ये हमारे पास कोण B है और कोण M के बराबर है। तो जब हमारे पास दो कोण बराबर हो गए हैं तो हम यह कह सकते हैं कि जो हमारे पास कोण समरूपता से यहाँ पर लिखेंगे कि हम कोण
क्या कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे कि कोण समरूपता से, कोण समरूपता से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास त्रिभुज ए बी और सी है ये क्या है, समरूप है किसके, त्रिभुज ए एम पी के, यह हमारे पास समरूप है और यही हमारा सिद्ध हो गया और यही हमें कहा था सिद्ध करने के लिए और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमें कहा था सिद्ध करने के लिए, यही हमारा सिद्ध हो गया। देखिए बहुत ही आसान तरीके से इसको सिद्ध कर सकते हैं। देखिए जब हमको दो कोण हमेशा क्या हो, जब दो कोण बराबर होते हैं या तीन कोण बराबर होते हैं तो हम वो कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। जब हमारे पास दो कोण यदि बराबर आ जाए या तीन कोण बराबर आ जाए तो हम वो दोनों त्रिभुज को कह सकते हैं कि यह समरूप है। तो देखिए हमारे पास कोण जो बी था, मतलब इस वाले त्रिभुज में ए बी और सी में कोण जो हमारे पास बी था उस वाले दूसरे वाले त्रिभुज के एम के कोण के बराबर था। तो यहाँ पर एम एक कोण बराबर हो गया, मतलब कोण जो हमारे पास बी है कोण एम के बराबर है। और जो हमारे पास दोनों त्रिभुज में हमारे पास ए जो हमारे पास आ रही है ये कोण क्या आ रहे हैं, उभयनिष्ठ आ रहे हैं, मतलब दोनों में एक कोण जो हमारे पास है ये बराबर है। तो जब हमारे पास दो कोण बराबर है तो हम कह सकते हैं कि कोण समरूपता से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास त्रिभुज ए बी और सी है ये समरूप किसके है, त्रिभुज ए एम पी के समरूप है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा और आपको समझ में भी आया है तो वो भी बताइएगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। यह हमारे पास दूसरा नंबर सवाल है। देखिए दूसरा नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। कह रहे हैं कि 8 का मतलब कितने गुण, मतलब 8 के 15 गुणज लीजिए। मतलब 8 के गुणज मतलब जैसे ये हमारे पास है 8 है, पहले तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 8 है। 8 का गुणज मतलब 8 का 8 में गुणा थे, 8 का गुणज मतलब 8 का मतलब तो 8 दूना क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 8 का गुणज क्या है, 16 है। जैसे हम बात करें 8 का पहाड़े में, 8 का जो पहाड़ा है 8 का 8 8 दूना 16 8 त्रिका 24 8 चौको 32, मतलब ये सब क्या है, ये कितना है, ये सब क्या है 8 के गुणज है। मतलब 8 के पहाड़े में ये सारे संख्या आते हैं तो वही हमारे पास क्या है, 16 भी 8 का गुणज है, 24 भी 8 का गुणज है, 32 भी 8 का गुणज है। तो ये हमसे कह रहे हैं कि 8 के गुणज, तो 8 का गुणज हमारे पास 8 हो गया, 16 हो गया। ऐसे ही हमें कितना तक लेना है, 15 पदों तक हमको लेना है। तो हमको 8 हो गया, उसके बाद 8 9 16 8 त्रिका 24 हो गया, 24 हो गया, 8 चौको 32 हो गया, 8 5 40 हो गया। ऐसे ही हमको कितना लेना है, हमको 15 पदों तक लेना है। तो यहाँ पे लिख देंगे 15 पद, 15 पद, मतलब इतना हमको लेना है। मतलब 8 के कितने गुणज होना चाहिए, 15 गुणज होना चाहिए। और उनका हमसे क्या कह रहा है कि इनका योग, मतलब ये जो हमारे पास 8 है, 8 मतलब इन सभी का, मतलब ये 8 से लेकर ये 15 पद तक है, 8 के गुणज है, तो इन सभी का योग कितना होगा ये हमें बताना है। तो हम कैसे बताएंगे, तो इसमें देखिए ये तो हमारे पास 8 के गुणज हो गए। तो जब हमारे पास ये 8 के गुणज है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो होगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा तो हमारे पास प्रथम पद मतलब ए का मान हमारे पास क्या आ गया, ए का मान हमारे पास 8 आ गया है। जब हमारे पास ए का मान मतलब प्रथम पद हमारे पास 8 आ गया है तो हम सर्वांतर भी निकाल लेते हैं, मतलब डी का मान भी निकाल लेते हैं। तो डी का मान हम कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो दूसरा पद हमारे पास क्या है, 16 है, तो 16 हो गया। और पहले पद हमारे पास क्या है, 8 है, तो 8 हो गया। मतलब इसका सूत्र होता है सर्वांतर निकालने का, डी का मान निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, a2 माइनस a1। तो a2 हमारे पास क्या है, 16 है, a1 हमारे पास क्या है, 8 है। तो 16 में से 8 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो सर्वांतर भी हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया है। अब हमारे पास 15 पदों का मतलब योग का सूत्र एक होता है, वो हमारे पास होता है S15। मतलब हमको S15 निकालने के लिए कहा है तो 15 हो जाएगा। यदि हमसे कहा है कि S40 निकालिए तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। मतलब जैसे हमको यहाँ पर दिया है तो वही मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ
मतलब जैसे हमको कह दे यहाँ पर 15 नहीं, यहाँ पर हमको कह दे 40 दे दे, तो हम यहाँ पर S 40 लिखेंगे और ये हमारे पास हो जाएगा। और इसका सूत्र क्या होता है, वो होता है n/2 होता है, और बड़ा ब्रैकेट में हमारे पास क्या होता है 2a, और प्लस में n/n-1 और गुणे में d होता है। गुणे में हमारे पास क्या होता है, गुणे में d होता है। ये हमारे पास सूत्र होता है। तो ये सूत्र यदि आपको याद है तो आप इस सूत्र की मदद से आप 15 पदों का मतलब 15 गुणनफलों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें हम रखेंगे मान रखेंगे। क्या रखेंगे, इसमें हम मान रखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमको एक तो n का मान हमको नहीं मालूम है, उसके बाद a का तो मान मालूम है प्रथम पद, उसके बाद d का मान मालूम है, बस n का मान चाहिए। तो n का मान कौन सा होता है, तो जितना भी पद हमें कहे मतलब 15 गुणजों का योग कह रहा है, तो हमारे पास n का मान कितना हो जाएगा, n का मान हमको 15 हो जाएगा। जितने का कहेगा वही हमारे पास n का मान हो जाएगा। तो इसमें हम रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मतलब सिस्टमेटिकली लिख ले रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर ले रहा हूँ इधर। यहाँ पर अब मैं लिख रहा हूँ। अब देखिए, अब हम इसमें सूत्र में रखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, S15 इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये हमारे पास n/2 है। n का मान हमेशा क्या हो जाएगा 15, मतलब जितने के कहेगा उतना हमारे पास n का मान हो जाएगा। बटा में 2 है तो 2 हो गया, बड़ा ब्रैकेट a है तो a हो गया। 2 का मान, a का मान हमारे पास क्या है तो 8 है तो 8 हो गया, a का मान हमारे पास 8 है तो 8 हो गया, प्लस n का मान हमारे पास कितना है 15 है तो 15 -1, और ये हमारे पास d का मान कितना है तो 8 है तो 8 हो गया, और ये हमारे पास बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 15 बटा में 2 है तो 2 हो गया, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 8 दूना क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 16 हो गया, प्लस 15 में से 1 हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 14 बचेगा, और गुणे में 8 है तो गुणे में ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए, अब हम फिर से यहाँ से क्या करेंगे, यह हमारे पास S15 हो जाएगा इजिकल टू, यह हमारे पास 15/2 है तो 15/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बड़ा ब्रैकेट हमारे पास है। अब हम इस 16 है तो 16 एज इट इज रहेगा, प्लस इस 8 का 14 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 चौको कितना हो जाएगा 32 का 2 हो जाएगा, 3 हासिल, 8 है का ना 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो 11 हो गया। क्लियर है। उसके बाद देखिए S15 और ये हो जाएगा 15 बटा में 2 हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना होगा 16 और 112 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 और 2 और 1 हो जाएगा, मतलब 128 हो जाएगा। अब 128 हो गया तो इसको काट दीजिए, 2 × 2 और 2 × 6 = 12 और 2 चौको 8, मतलब कितनी बार में कट गया, तो ये हमारे पास कट गया 15, और गुणे में हमको क्या मिला है 64 बार में मिला है, 64 बार में कट गया, तो ये हो गया 64। अब आप इन दोनों का गुणा कर लीजिए, तो इन दोनों का हम गुणा कर लिख देते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 64। तो 5 चौको 20 का 0 हासिल 2, 4 × 4 और 5 × 6 = 30, 30 × 4 = 34, 4 × 35 = 36 का 6 हो जाएगा हासिल 3, और 6 × 6 और 3 9, तो 960 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास 960 आ गया, 960 आ गया। अब ये जो हमारे पास आया है यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, मतलब 15 गुणजों का योग कितना आ गया है 960 आ गया है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बस आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, कौन सा, ये वाला, बस आपको सूत्र याद है तो आप कितने भी पदों का कहेगा तो आप निकाल सकते हैं, और यही हमारा सबसे मेन सूत्र यही होता है। यही हमारा हो गया, इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम मिलते हैं इसके मतलब अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। यह हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है। देखिए तीसरा नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि त्रिभुज में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A = 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसका मान ज्ञात करना है, और हमें एक त्रिभुज दिया है। यहाँ पर हमने त्रिभुज मतलब छूट गया है, यहाँ पर मैं एक त्रिभुज बना दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर हमको क्या दिया है, यह हमको एक त्रिभुज दे दिया है,
और इसमें हमको क्या कह रहा है कि जो हमारे पास त्रिभुज जो हमारे पास बी है वो क्या है, समकोण है। तो मतलब ये जो हमारे पास बी है यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब ये जो हमारे पास बी कोण है ये क्या है, समकोण है। उसके बाद कह रहा है कि जो हमारे पास ये बी हो गया तो इसका भी हम नाम दे रहे हैं, ये हमारे पास ए हो जाएगा, ये हमारे पास सी हो जाएगा। उसके बाद हमको कह रहा है कि tan a बराबर इतना है 1/√3 दे दिया है, इतना दे दिया है। तो हमें निम्नलिखित का मतलब इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि हमको tan a का मान दिया है, किसका मान दे दिया है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। tan a का मान हमको कितना दे दिया है, tan a का मान 1/√3 दिया है। तो 1/√3 दिया है। तो यहाँ पर tan a का मान मतलब जो हमारे पास ये जो हमारे पास a है यहाँ से, तो इसके थीटा के सामने वाला भुजा ये क्या होता है, ये लंब होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, आधार होता है, ये हमारे पास क्या होता है, कर्ण होता है। तो हमारे पास tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर एक आपको सूत्र, एक मतलब आपको सूत्र नहीं याद होगा तो आप ऐसे याद रखिएगा, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का से आप tan a का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। tan a का बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब बटा आधार, लंब का मान हमको कितना दे दिया है, 1 दे दिया है, और आधार का मान हमको कितना दिया है, √3 दे दिया है। या हमने कैसे ज्ञात कर, ऐसे मतलब इसको देखकर मैंने कैसे बता दिया, क्योंकि ये हमारे पास हमेशा साइन का मान होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। और ये हमारे पास कॉस का मान होता है, कॉस का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। और tan का मान हमारे पास क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। और इसी का जस्ट ऊपर कॉसेक का कॉट का उल्टा, कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, और tan का उल्टा क्या होता है, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कॉट होता है। तो इसका उल्टा कर देंगे तो वहाँ से उसका भी मान निकल जाएगा। तो वही मान हमने निकाल लिया है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब का मान हमको 1 दे दिया है, और कर्ण का आधार का मान हमको कितने दिया है, √3 दे दिया है, इतना दे दिया है। हमें कर्ण का मान नहीं मालूम है, तो पहले हम क्या करेंगे, कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। तो कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए मतलब ये a और c का मान हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण का मान बराबर, कर्ण बराबर क्या होता है, तो ac का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आपको एक सूत्र मालूम होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण हमारे पास क्या है, तो AC हमारे पास कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, इक्वल टू लंब का स्क्वायर, लंब हमारे पास क्या है, BC का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा B, और C का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हमारे पास क्या है, आधार, मतलब आधार हमारे पास क्या है, AB का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A और B का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण यहाँ पर लिखते रहे, कर्ण का स्क्वायर। उसके बाद BC का मान क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 हो गया। उसके बाद AC का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो ये हमारे पास कितना आ गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 आ गया। और हमारे पास यहाँ से कर्ण का मान कितना आ गया, हमारे पास 2 आ गया। कैसे 2 आ गया है, तो ये देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या था, कर्ण का स्क्वायर बराबर हमको 4 था। इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास √4 आ जाएगा। √ से 4 बाहर निकलेगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो वही कर्ण का मान कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तो कर्ण का मान हमारे पास कितना आ गया है, कर्ण का मान हमारे पास 2 आ गया है, 2 आ गया है। तो अब हमें इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको एक लाइन खींच लेते हैं। पहले जैसे मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ वैसे ही सेम आपको एग्जाम में भी लिखना है। जैसे मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ वैसे ही, ये नहीं कि थोड़ा बहुत मतलब गलती कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले तो साइन A का मान ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पर साइन A का मान क्या होता है, साइन A का मान होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 हो गया। और कर्ण हमारे पास क्या है, 2 है, तो 2 हो गया। लंब बटा साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब हमारे पास 1 है
और कर्ण हमारे पास कितना है 2 है, तो 2 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आप क्या करिए, साइन ए का मान निकल गया, अब यहाँ से साइन सी का भी मान निकाल लीजिए। साइन सी का मतलब जब हमारे पास साइन सी का मान अब निकालेंगे तो अब ये जो हमारे पास यहाँ पर थीटा बनेगा, क्योंकि हमें साइन ए कहा था तो यहाँ पर थीटा बन रहा था, लेकिन अब यहाँ पर थीटा नहीं बनेगा। अब कहाँ बनेगा, अब यहाँ पर थीटा नहीं बनेगा, अब यहाँ पर बनेगा। किस पर, अब साइन सी, मतलब हमको साइन सी का मान कह रहा है, तब यहाँ पर हमको थीटा बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर साइन सी थीटा यहाँ पर है, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है। तो ये हमारे पास कर्ण हो गया, और ये हमारे पास आधार, ये हमारे पास लंब हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारे पास कर्ण हो जाएगा, ये हमारे पास देखिए कर्ण हो जाएगा, इसके थीटा के सामने वाला ये हमारे पास कर्ण हो जाएगा, तो ये हमारे पास लंब हो जाएगा, और ये हमारे पास आधार हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब बटा आधार होता है। तो थीटा के सामने, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत बोल दिया, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, लंब होता है। तो ये हमारे पास लंब हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यह जब हमारे पास लंब हो गया है तो ये हमारे पास कर्ण ही रहेगा, और ये हमारे पास आधार हो जाएगा। क्लियर है। तो लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब हमारे पास क्या है, अंडर रूट का 3 है, तो अंडर रूट का 3 हो जाएगा, और आधार हमारे कर्ण हमारे पास क्या है, तो कर्ण हमारे पास 2 है, तो 2 हो गया। क्लियर है यहाँ पर। तब हमारे पास साइन सी का भी मान निकल गया। अब हम कॉस सी का मान निकालेंगे, तो कॉस सी, तो कॉस सी बराबर क्या होता है, वो होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार हमारे पास क्या है, 1 है, मतलब आधार हमारे पास ये है, तो ये क्या है, ये हमारे पास आधार 1 है, तो 1 हो गया। उसके बाद कर्ण होता है, तो कर्ण हमारे पास क्या है, 2 है, तो ये हो जाएगा 2 हो गया। अब हमारे पास फिर से कॉस ए का मान निकाल लेते हैं, तो कॉस ए का मान कौन सा हो जाएगा, तो अब हमारे पास कहा है कि कॉस ए का मान निकालिए, तो मतलब अब हम थीटा यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर, तो यहाँ से हम लेंगे तो कॉस, ये हमारे पास लंब हो जाएगा, ये हमारे पास कर्ण, ये हमारे पास आधार। तो हमारे पास कॉस बराबर क्या होता है, वो होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार हमारे पास क्या है, अंडर रूट का 3 है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट का 3, और अब कर्ण कितना है, तो 2 है, तो 2 हो गया। इतना हमारे पास हो गया, तो इन सब का मान हमारे पास निकल गया। तो अब हम इस वाले में रखेंगे, उसके बाद करेंगे। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ, यहाँ पर एक लाइन खींच लेता हूँ, यहाँ पर अब मैं रखता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है साइन ए और कॉस सी, प्लस में हमारे पास क्या है, कॉस ए साइन सी। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए और साइन सी। साइन ए का मान कितना है, साइन ए का मान 1/2 है, तो 1/2 गुणे कॉस सी का मान कितना है, तो कॉस सी का मान 1/2 है, तो 1/2 प्लस कॉस ए का मान कितना है, तो कॉस ए का मान अंडर रूट 3/2 है, और साइन सी का मान कितना है, साइन सी का मान अंडर रूट 3/2 है, तो अंडर रूट 3/2 हो गया। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 2 दूना 4, और ऊपर 1 का गुणा 1 ही हो जाएगा। फिर से प्लस, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा, और अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इन दोनों का अब एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हमारे पास 4 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 1 + 3 हो जाएगा। मतलब 4 से 4 कटा एक बार में, एक जाकर ऊपर गुणा करेगा तो 1 ही हो जाएगा। 4 से 4 कटा एक बार में, एक जाकर 3 में गुणा कर गया तो 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 4/4 आ गया, 4 आ गया। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास इसका मान कितना आ गया है, 1 आ गया है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर सवाल पर। यह हमारे पास चौथा नंबर सवाल है। देखिए चौथा नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उसे वृत्त की त्रिज्या होंगी। मतलब हमें इसमें क्या कह रहा है, कि एक वृत्त है, उसका क्या है, उसका जो परिमाप है, क्या है, परिमाप है, ये बराबर किसके है, वृत्त के क्षेत्रफल के, मतलब बराबर है। जो वृत्त का परिमाप है और वृत्त का क्षेत्रफल, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो हमको क्या दिया है, कह रहा है कि वृत्त का परिमाप
परिमाप ये बराबर है किसके, वृत्त के क्षेत्रफल के, वृत्त के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। यह हमें क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पर क्या है दिया है, बराबर है, इतना है। तो हमारे पास वृत्त का परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो वृत्त का परिमाप का सूत्र होता है 2 पाई r होता है, तो 2 पाई r हो गया, इतना है। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर होता है, आर स्क्वायर होता है। यह हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पाई से तो पाई कट जाएगा, और यहाँ पर 2 आर है, यहाँ पर 1 आर है, तो 1 आर से 1 आर कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, इधर हमारे पास 2 बचा, और यहाँ पर 1 आर कटा है तो 1 आर बचा है, तो ये हो जाएगा आर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आर हो गया। तो हमारे पास वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई है, तो वृत्त की त्रिज्या हमारे पास 2 आ गया है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यह हम कहा था कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो हमारे पास वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई है, 2 आ गई है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। बस मतलब आपको ये 2 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, इसमें कुछ भी नहीं, बस आपको सूत्र याद करना है। यदि आपको सूत्र याद है तो ये बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके अगले नंबर सवाल पर। हमारे पास 5वां नंबर सवाल है। देखिए 5वां नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है कि 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य, मतलब 10 व्यक्तियों का भार का समांतर माध्य हमें कितना दे दिया है, 45.6 kg दे दिया है। उसके बाद कह रहा है कि उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब हमें उनके भारों का क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें एक आपको सूत्र याद रहेगा, तभी आपको ये सवाल बना पाएंगे। कौन सा सूत्र, कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है कि भारों का योग, मतलब जितना भार होगा उसका योग। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि भारों का योग, मतलब योग होता है, मतलब जितनी भी संख्या दी होगी उसका योग होता है। तो यहाँ पर हमको भारों का योग हमसे दिया है, तो यहाँ पर भार का मतलब बात कर रहा है, मतलब भारों को पूछ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर भारों का योग हो जाएगा। तो भारों का योग हो जाएगा, योग। अब बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा व्यक्तियों की संख्या का भार, मतलब जो हमारे पास संख्या का जो भार है उसको हम लिख लेंगे। तो संख्या ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्यक्तियों की संख्या। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, व्यक्तियों की संख्या। व्यक्तियों की संख्या, ये हमारे पास सूत्र होता है। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, भारों का योग, और बटा में क्या होता है, जितने भी व्यक्ति होंगे उनका संख्या होता है। तो यहाँ पर हमको समांतर माध्य कितना दे दिया है, मतलब समांतर माध्य के भारों का योग कितना दिया है, 45.6 दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45.6 हो जाएगा। इक्वल टू हमें क्या कह रहा है कि भारों का योग ज्ञात करिए। तो भारों का योग हमें नहीं मालूम है, तो यहाँ पर भारों का योग तो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारों का योग, भारों का योग, और बटा में हमारे पास व्यक्तियों की संख्या, मतलब हमारे पास कितना दिया है, 10 व्यक्ति दे दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हमें ये ज्ञात करना है, तो ये जो हमारे पास बटा में 10 है इसको हम इधर भेज देते हैं। तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 45.6 है, तो 45.6। अब ये हमारे पास 10 उधर जाएगा, तो इधर हमारे पास भाग में इधर जाएगा तो गुणा में 10 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हमारे पास भारों का योग हो जाएगा, भारों का योग हो जाएगा। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 456 आ जाएगा। अब बटा में इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, भारों का योग, सॉरी इधर इक्वल टू के इधर क्या आ जाएगा, भारों का योग हो जाएगा। तो भारों का योग हो गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमसे कहा था कि भारों का योग ज्ञात करिए, भारों का योग ज्ञात हो गया। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही आसानी तरीके से, मतलब कुछ भी इसमें नहीं करना था, बस आपको सूत्र याद है तो आप ये सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बस मैंने सूत्र लगा दिया, सूत्र समांतर माध्यम को इतना दिया था तो इतना हो गया। भारों का योग हमें क्या करना था, हमको ज्ञात करना था, तो हमने ज्ञात ऊपर लिख दिया, और हमें व्यक्तियों की संख्या 10 दिया था यहाँ पर, तो 10 हमने लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक।
उसके बाद क्या किया, 10 को इधर भेज दिया और इसमें गुणा किया तो हमको गुणा करने पर इतना आया और ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।